हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। इस लेसन में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 के पेपर का डिस्कशन करेंगे। स्टडी आईक्यू ने काफ़ी सारी पेन ड्राइव कोर्सेज लॉन्च किए हैं एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, बैंक एग्जामिनेशन के लिए, अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए, एंड यूपीएससी की पेन ड्राइव ऑलरेडी लॉन्च हो गई है। स्टडी आईक्यू यूपीएससी की पेन ड्राइव पर फ्लैट 5000 का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है अप टिल 20 जून। जिन लोगों को भी ये डिस्काउंट अवेल करना है वो ये प्रोमो कोड डाल के डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस पेन ड्राइव में बोथ प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स कवर्ड है। आइए हम देखते हैं प्रीलिम्स 2017 के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, इकोनॉमी के क्वेश्चंस थे, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आया था कि मेडिटेरेनियन सी के अलोंग कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। तो अगर आपने मैपिंग से रिलेटेड अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी तो ज़रूर ये क्वेश्चन आपसे हुआ होगा। मेडिटेरेनियन सी का मैप अगर हम देखें तो इसमें सीरिया एंड लेबनान ये दो कंट्रीज़ हैं जिनका बॉर्डर अलोंग मेडिटेरेनियन सी है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 and 4 ओनली। जॉर्डन एंड इराक बॉर्डर शेयर नहीं करते मेडिटेरेनियन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन इंडिया हिमालयाज़ जो है 5 स्टेट्स के अलोंग स्प्रेड है। सेकेंड स्टेटमेंट था वेस्टर्न घाट्स जो है वो ओनली 5 स्टेट्स के अलोंग स्प्रेड है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि अगर आप देखें तो हिमालयाज़ जो है, हिमालयाज़ जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। मगर हिमालयाज़ के फुट हिल्स जो हैं वो वेस्ट बंगाल में भी है एंड आसाम में भी हैं। तो ये टोटल 7 स्टेट्स हैं, तो ये 5 स्टेट्स नहीं हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत था। सेकेंड स्टेटमेंट था कि वेस्टर्न घाट्स 5 स्टेट्स के अलोंग है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर हम देखें वेस्टर्न घाट्स गुजरात के अलोंग है, महाराष्ट्र के अलोंग है, कर्नाटका, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। तो ये टोटल 6 स्टेट्स हैं, इसलिए इसमें आंसर जो था वो ओनली 3 था। पुलिकट लेक सिर्फ 2 स्टेट्स के अलोंग स्प्रेड है एंड ये 2 स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ ओनली 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन ओशन डाइपोल पर ये 2 स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर हम देखें इंडियन ओशन डाइपोल फिनोमेना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका आईओडी फिनोमेना का मतलब है इसमें हम मेजर करते हैं डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन नहीं होगा, रादर ये वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन के बीच का सी सरफेस टेम्परेचर का डिफरेंस इसमें देखा जाता है। अगर आप देखें इधर तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशन हो गया, ये ईस्टर्न इंडियन ओशन हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सी सरफेस टेम्परेचर का वो आईओडी में मेजर किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि आईओडी फिनोमेना कैन इन्फ्लुएंस एल नीनो इम्पैक्ट ऑन मॉनसून। ये सही है, आईओडी का जो फिनोमेना है वो एल नीनो के इम्पैक्ट को ऑन मॉनसून इन्फ्लुएंस करता है। वो डिपेंड करता है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है या नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है। तो अकॉर्डिंगली अगर एल नीनो का फिनोमेना है तो एल नीनो का जो इम्पैक्ट होता है मॉनसून पर वो अकॉर्डिंगली आईओडी फिनोमेना इन्फ्लुएंस करता है। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ 2 ओनली। ये क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी प्रैक्टिस वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करती है इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट था रिड्यूस्ड और जीरो टिलेज ऑफ लैंड, ये सही है, क्योंकि कम टिलिंग होगी तो मोर ऑर्गेनिक मैटर वहाँ रहेगा। अप्लाइंग जिप्सम बिफोर इरीगेटिंग द फील्ड, ये भी सही है। एंड अलाउइंग क्रॉप रेसिड्यू टू रिमेन इन द फील्ड, अगर हम क्रॉप रेसिड्यू को रहने देते हैं तो उससे जो वाटर कंजर्वेशन है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, मैपिंग से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के सबसे क्लोज कौन सा है। तो अगर हम देखें ये तीनों ही इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं, जावा भी इंडोनेशियन आइलैंड है, बोर्नियो भी इंडोनेशियन आइलैंड है एंड सुमात्रा भी इंडोनेशियन आइलैंड है, और ये श्रीलंका है। ग्रेट निकोबार के सबसे पास सुमात्रन आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया कंट्री का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था रिवर टीस्टा से रिलेटेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट है सोर्स ऑफ रिवर टीस्टा इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। तो अगर ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रिवर टीस्टा का जो सोर्स है वो सिक्किम में है और रिवर ब्रह्मपुत्रा का जो सोर्स है वो तिब्बत में है। तो इन दोनों का सोर्स सेम नहीं है। ब्रह्मपुत्रा जो है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है सिक्किम में,
सॉरी तिब्बत में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तीस्ता रिवर जो है वो सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट रिवर रंजीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम, ये रिवर सिक्किम में ही ओरिजिनेट होती है और ये सही है कि ये ट्रिब्यूटरी है रिवर तीस्ता की। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें कि रिवर तीस्ता जो है वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो होती है ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि रिवर तीस्ता ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, वो ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है बांग्लादेश में, वो डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में फ्लो नहीं होती। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट ही सही है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगर हम कोहिमा जो कि नागालैंड में है और कोहिमा से कोटायम जाए, कोटायम केरला में है, तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स को हमें क्रॉस करना होगा, प्रोवाइडेड हम उसमें कोहिमा और कोटायम को इंक्लूड करें। तो अगर हम देखें इसमें, आप अगर इंडिया का मैप देखें तो इसमें नागालैंड से आप जाएंगे, नागालैंड एक कंट्री हो, एक स्टेट हो गई, कोटायम से कोटायम तक जाएंगे मतलब केरला एक स्टेट हो गई, उसके बाद आप आसाम से जाएंगे, फिर वेस्ट बंगाल से जाएंगे तो आसाम एक स्टेट हो गई, फिर वेस्ट बंगाल एक स्टेट हो गई, फिर उसके बाद आप नीचे ओडिशा जाएंगे, फिर ओडिशा से आप आंध्र प्रदेश जाएंगे, ये फिफ्थ हो गई, फिर आंध्र प्रदेश से या तो आप तमिलनाडु के थ्रू जाएं या फिर आप कर्नाटका के थ्रू भी जा सकते हैं। तो दोनों केस में ये 6 स्टेट होगी और 7 स्टेट जो होगी वो केरला होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, तो इसका आंसर होगा 7। टोटल 7 स्टेट्स को क्रॉस करना होगा इंक्लूडिंग नागालैंड एंड केरला, तो इसका आंसर है बी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इन चारों में से कौन सी प्लेसेस में ऐसा होता है कि ये टाइडल इफेक्ट इतना प्रोमिनेंट देखा जाता है, जहाँ सी वाटर जो है वो रिसीड कर जाता है फ्रॉम द शोर लाइन ऑफ फ्यू किलोमीटर्स और वो वापस आता है टू द शोर ट्वाइस अ डे। तो इस तरह का फिनोमेना कहाँ देखा जाता है? इस तरह का फिनोमेना सिर्फ उड़ीसा चंदीपुर में देखा जाता है, तो ये इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ चांदीपुर। तो हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करे, आइए हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अगर हम देखें तो इसमें इसके अकॉर्डिंग कौन से इन एनिमल्स में से कौन से एनिमल्स को हंट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अंडर प्रोविजंस मेड बाय लॉ। तो इसमें आंसर होगा तीनों, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड एस और वाइल्ड बफेलो। इसका आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। इसमें अगर आप देखें तो तीनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आते हैं। इंडियन वाइल्ड एस और वाइल्ड बफेलो जो है वो शेड्यूल 1 में है, शेड्यूल 1 पार्ट 1 मैमल्स में है, और घड़ियाल जो है वो भी शेड्यूल 1 में है जो कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स वाले पार्ट में आता है। तो जो भी शेड्यूल 1 के में जो एनिमल्स लिस्टेड होते हैं उनको सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, इसलिए 1, 2 एंड 3 इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट को मिटिगेट करना है तो किन किन जगह को, इनमें से कौन सी जगह हैं जो पोटेंशियल साइट्स हो सकती हैं फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसमें एक ऑप्शन था अबैंडन्ड एंड अनइकोनॉमिक कोल सीम्स, ये बिल्कुल सही है। डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, एंड सबटेरेनियन डीप सलाइन फॉर्मेशन, इन तीनों को फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम एक पोटेंशियल साइट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। इसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन था बायो रेमिडिएशन से रिलेटेड। बायो रेमिडिएशन की ये जो टर्म है ये काफ़ी न्यूज़ में था पिछले लास्ट 1 ईयर में, तो ये क्वेश्चन क्वाइट एक्सपेक्टेड था। इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करने की कोशिश की है। अगर आप देखें फर्स्ट स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल था, ये बायो रेमिडिएशन होता क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसको डिफाइन कर रहा है। ये एक तरह की टेक्निक है फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट अकर्स इन नेचर, तो ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम देखें कि एनी कंटामिनेंट विथ हैवी मेटल, इसका मतलब ये है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं कैडमियम और लेड, क्या बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के थ्रू कैडमियम और लेड को भी कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है? ये गलत है, क्योंकि कम्प्लीटली ट्रीट इनको नहीं किया जा सकता। अगर आप देखें कि इसमें एक्सप्लेनेशन ये होगा कि कुछ हैवी मेटल्स वो बायो रेमिडिएशन के थ्रू डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकते, जैसे कि कैडमियम और लेड, तो इसलिए इसका आंसर जो है 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट ये कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जा सकता है टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर
दिस बायो रेमिडिएशन। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो रेमिडिएशन के लिए यूज़ हो सकते हैं। यहाँ बायो रेमिडिएशन आएगा। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कैडमियम और लेड को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते बायो रेमिडिएशन के थ्रू। तो उसका आंसर होगा 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इनमें से वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स में से कौन सा एक गुड लिंक प्रोवाइड करता है? इन चार में से कौन सा एरिया है जो एक लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स? तो इसका आंसर होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। ये टाइगर रिजर्व है जो कि एक तरह से लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। ये बिली गिरी रंगा हिल्स है जो कि लिंक करते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को, और ये इसी रीजन में सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैफिक से रिलेटेड एक ये चीज़ न्यूज़ में थी, ये भी क्वेश्चन क्वाइट एक्सपेक्टेड था। ट्रैफिक का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स। तो इसमें 2 स्टेटमेंट थी, इसमें से बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट थी ट्रैफिक एक ब्यूरो है अंडर UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सेकेंड स्टेटमेंट था कि मिशन ट्रैफिक का है, वो इंश्योर करेगा कि ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नॉट ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स इस तरह से हो कि वो इंश्योर करे कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अगर आप देखें ट्रैफिक जो है, पहली बात तो वो UNEP के अंडर नहीं है। ट्रैफिक जो है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ये इन दोनों का जॉइंट प्रोग्राम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि वो ये इंश्योर करता है कि ट्रेड जो है वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट में इस तरह से हो कि वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर को इंश्योर करें। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। वो WWF एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के का जॉइंट प्रोग्राम है, ना कि UNEP का। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। ये चीज़ भी न्यूज़ में थी। इसमें से पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर हम देखें कि ये इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन का था, ये बिल्कुल सही है, ये इनिशिएटिव यूरोपियन यूनियन का ही था। इस इनिशिएटिव के अंडर होगा क्या? इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा टू डेवलपिंग कंट्रीज़, जिससे कि वो क्लाइमेट चेंज को अपने डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ और बजट में इंटीग्रेट कर सके। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये जो पूरा अलायंस है इसको कोऑर्डिनेट करेगा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये EU के अंडर है एंड ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ये पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये EU के अंडर है, 2007 में आया था एंड ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, इनको टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है? तो ये सीधा क्वेश्चन था, पोल्यूटिंग ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर आप देखें कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसका मतलब ही यही है कि वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन देखता है जो कि रिक्वायर्ड होती है बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ सैम्पल ऑफ वाटर। तो ये एक्चुअली इसकी लिटरल डेफिनेशन है BOD की। ये इंडिकेट करता है कि किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो कोई लेक हो, उसका पोल्यूशन लेवल कैसा है, तो वो BOD के थ्रू हम देखते हैं। तो ये इसका आंसर होगा C, दैट इज़ पोल्यूटिंग ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। इसके बाद ये क्वेश्चन था CCAC से रिलेटेड। ये 2 स्टेटमेंट दी गई है। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन जो है, इट इज़ टू रिड्यूस शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट। ये जो कोलिशन है इसका मेन एम बताया गया है कि ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स के लिए को कम करने के लिए था। प्लस ये इनिशिएटिव जो है G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने लिया है। इसमें रॉन्ग ये है कि ये G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के लिए नहीं है, ये G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का इनिशिएटिव नहीं है। अगर आप देखें ये जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च हुआ था बाय UNEP प्लस 6 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कनाडा, घाना, मेक्सिको, स्वीडन एंड US ऑन February 2012। तो इसलिए इसका ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फोकस करता है मीथेन पर, ब्लैक कार्बन पर और HFC पर। अगर आप देखें तो ये इसका फोकस है मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड HFC। तो इसमें आंसर होगा 2 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है।
नेक्स्ट अगर हम देखें कि घड़ियाल, ये जो क्वेश्चन था कि अगर हमें घड़ियाल देखना है नेचुरल हैबिटेट में तो कौन सी बेस्ट प्लेस है अमंग दीज टू विजिट टू सी घड़ियाल इन द नेचुरल हैबिटेट। तो इसका आंसर होगा चंबल रिवर, क्योंकि चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या चंबल रिवर में ही हम घड़ियाल को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन था, ये भी बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन था, एम स्ट्राइप्स का मतलब क्या है। एम स्ट्राइप्स जो है वो जो न्यूज़ में जो वर्ड था ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ये है मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व। अगर आप देखें एम स्ट्राइप्स का मतलब ही यही है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है। तो ये इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, दैट इज सी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, अगर इंडिया में किसी अगर स्पीशी ऑफ टॉर्टोइस को डिक्लेयर कर दिया गया अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 में जो भी स्पीशीज़ होती है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनको सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी जो कि टाइगर को दी जाती है, क्योंकि टाइगर भी शेड्यूल 1 में है। तो इसका आंसर होगा ए। आप देख सकते हैं टाइगर साइंटिफिक नेम जिनका पैंथेरा टिग्रिस होता है वो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, रिसेंटली एक प्रपोजल आया था कि हमें लायंस को ट्रांसलोकेट करना था फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट गुजरात में है लायंस का, तो उनको ट्रांसलोकेट किस जगह कर रहे हैं, ये भी चीज़ न्यूज़ में थी। कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम उनको ट्रांसलोकेट कर रहे हैं और ये सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है। आप ये देख सकते हैं एशियाटिक लायन री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट ये इनिशिएट किया गया था। ये बात हुई थी कि जो वर्ल्ड एशियाटिक लायंस जो गुजरात में मिलते हैं उनको हम रीलोकेट कर रहे हैं, री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी दूसरी सेंचुरी में, जैसे कि पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर था बी, कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमने ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में थी। तो ये जो टर्म्स थे इवेंट हॉराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी, स्टैंडर्ड मॉडल, ये जो न्यूज़ में रहते हैं ये जो टर्म्स है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किए जाते हैं, इसका आंसर है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, इसका इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट राइट है। इनॉग्रल IONS ये इंडिया में 2015 में हुआ था अंडर चेयरमैनशिप ऑफ इंडियन नेवी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। सेकंड अगर हम देखें कि हाँ ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है, इसका एम जो है मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करना है अमंग द लिटरल स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा 2 ओनली, दैट इज़ बी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था साइंस एंड टेक का कि एक जगह इन्होंने दे रखा है कि कॉमनली यूज प्रोडक्ट्स और दूसरी जगह कि इन प्रोडक्ट्स में कौन से कंट्रोवर्शियल केमिकल्स या अनवांटेड केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम देखें लिपस्टिक में क्या लेड होता है, हाँ बिल्कुल होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल डेफिनेटली यूज़ होते हैं एंड चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा D 1, 2 एंड 3। आप देख सकते हैं लिपस्टिक्स इनमें लेड यूज़ होता है। इसके बाद ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जो है वो इमल्सिफाई करने के लिए काम आता है सिट्रस फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स को, एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये फास्ट फूड में यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा D, दैट इज़ 1, 2 एंड 3। इसके बाद OLED से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, इनको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट डिजिटल डिस्प्ले इन मेनी डिवाइसेस। तो इसका एडवांटेज क्या है OLED का ओवर LCD, दैट इज़ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टेटमेंट था OLED डिस्प्लेज उनको फैब्रिकेट किया जा सकता है ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ सही है, रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग कैन बी मेड यूजिंग OLED, ये भी सही है। और थर्ड ट्रांसपेरेंट डिस्प्ले पॉसिबल हो सकते हैं OLED से, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। अगर आप देखें OLED जो हैं प्लास्टिक ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये थिनर होते हैं, लाइटर होते हैं एंड मोर फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसलिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। अगर आप देखें सेकंड स्टेटमेंट को अगर देखें तो ये फैब्रिकेट किए जा सकते हैं ऑन फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सबस्ट्रेट, इनको इससे रोल अप डिस्प्लेज एम्बेडेड इन क्लोथिंग वो भी बना सकते हैं, प्लस इससे जो ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज हैं वो भी पॉसिबल हैं यूजिंग OLEDs। तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3।
ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था कि सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन क्या है। इसकी एप्लीकेशन है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स। ये इंडिया में भी रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग हमने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करी है। तो ये न्यूज़ में था और इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडिया में लीगली मैंडेटरी किस किस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है टू रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए, कॉर्पोरेट बॉडी के लिए, ये तीनों के लिए मैंडेटरी है। क्योंकि अगर हम देखें कि आईटी एक्ट के अंदर सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरमीडियरीज, डेटा सेंटर्स, कॉर्पोरेट बॉडी, इन सब को साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना होगा, लीगली मैंडेटरी है ये। और इनको रिपोर्ट करना होगा सर्ट-इन को। सर्ट-इन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया की। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, दैट इज़ डी। इसके बाद ई लीज़ा से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इवॉल्व लीज़ा इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट। तो ये भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स जो है ये तो पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी न्यूज़ में था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम करंट अफेयर्स। इसका आंसर है बी, टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट। ये क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट पीरियोडिकली होता है अंडर द एजेस ऑफ यूएन। ये गलत है क्योंकि यूएन नहीं कराती इसको, यूएसए कराती है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल, ये एक ऑर्गन है अंडर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 नॉर 2। आप देख सकते हैं जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट होता है वो वॉशिंगटन डीसी कराती है। ये रेगुलरली होता है। 2012 में साउथ कोरिया में हुआ था, 2014 में हेग में हुआ था, 2016 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। तो ये हर 2 साल में न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट होता है जो कि यूएसए कराती है। जो इंटरनेशनल पैनल ऑन फिजाइल मटेरियल है ये ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर एक्सपर्ट से बना है फ्रॉम 18 कंट्रीज़। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अंडर कोई ऑर्गन नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज़ नाइदर 1 नॉट 2। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। जीका वायरस काफ़ी न्यूज़ में था। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में जीका वायरस डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट होती है बाय सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। अगर आप देखें एडिस इजिप्टी ये मॉस्किटो है जो जीका वायरस भी ट्रांसमिट करता है और वो डेंगू भी ट्रांसमिट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज़ जो है वो पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। इसके बाद ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू BIS स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड मार्क ऑफ BIS जो है वो मैंडेटरी है ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स के लिए, बिल्कुल मैंडेटरी है। इसका आंसर 1 है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एगमार्क जो है वो FAO इशू नहीं करता है। अगर आप देखें एगमार्क कौन अप्रूव करता है, ये डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो अप्रूव करता है, ना कि FAO। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर होगा A, दैट इज़ 1 ओनली। इसके बाद अगर हम देखें ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, इंडिया ने फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी बनाई है, तो ये न्यूज़ में थी। अगर हम देखें कि इस पॉलिसी से रिलेटेड ये 2 स्टेटमेंट है। ये इंडिया का कमिटमेंट टू दोहा डेवलपमेंट एजेंडा एंड ट्रिप्स अग्रीमेंट ये रीआइट्रेट करती है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। एंड सेकंड में ये बताया है कि DIPP जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, ये नोडल एजेंसी है फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ इन कंप्लायंस विथ ट्रिप्स एंड दोहा एजेंडा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था ये क्या ये ट्रिप्स अग्रीमेंट और दोहा डेवलपमेंट एजेंडा को कंप्लाई करती है, ये सही स्टेटमेंट है। अगर आप DIPP के फंक्शंस देखें तो उसमें एक फंक्शन आता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि DIPP ही नोडल एजेंसी है फॉर रेगुलेटिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज़ बोथ 1 एंड 2। इसके बाद ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग भी न्यूज़ में था। ये कुछ हद तक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड। अगर आप देखें जीनोम सीक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स, क्या उनको जेनेटिक मार्कर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जा सकता है फॉर डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट टॉलरेंस इन प्लांट्स, बिल्कुल सही है, ये इनका एक मेन पर्पस है। इसके बाद ये टेक्निक जीनोम सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स जो है वो हेल्प करती है
टाइम रिड्यूस करने में टू डेवलप न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, ये भी सही है। एंड जीनोम सीक्वेंसिंग से हम उस जीनोम सीक्वेंसिंग की जो टेक्निक है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डेसिफर करने के लिए होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टेटमेंट जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये क्वेश्चन था, अगर ह्यूज फॉल होती है पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज में तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज दे रखा है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। ये बिल्कुल सही है क्योंकि बटरफ्लाइज जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करती है, और अगर पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज कम होगी तो पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स एडवर्सली अफेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ड्रास्टिक इंक्रीज होगा फंगल इन्फेक्शन में ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। ये सही नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि अगर बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम हो तो ड्रास्टिक इंक्रीज होगा फंगल इन्फेक्शन में। थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स। ये बिल्कुल सही है क्योंकि बटरफ्लाई की पॉपुलेशन कम होगी तो अगर फूड चेन में देखें तो बटरफ्लाई को जो स्पीशीज़ खाती हैं उनकी पॉपुलेशन भी कम हो सकती हैं। तो इसका आंसर जो है वो 1 एंड 3 होगा, दैट इज़ सी। इसके बाद ये क्वेश्चन था साइंस एंड टेक से रिलेटेड टू एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल, क्योंकि एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ बायोफ्यूल वो न्यूज़ में था। तो एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि प्रोडक्शन ऑफ एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल सिर्फ सी में पॉसिबल है, ये कॉन्टिनेंट्स पर पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, ये कॉन्टिनेंट्स पर भी पॉसिबल है। सेटिंग अप एंड इंजीनियरिंग द एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन, इस पूरे बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, एल्गे बेस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन में काफ़ी हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज टेक्नोलॉजी चाहिए है अंटिल द कंस्ट्रक्शन इज़ कम्प्लीटेड, ये बिल्कुल सही है। एंड थर्ड जो था कि इकोनॉमिकली वायबल प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें लार्ज स्केल फैसिलिटी प्रोवाइड करानी होगी जिससे कि इकोलॉजिकल एंड सोशल कंसर्न्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर है 2 एंड 3, 1 स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट अगर हम देखें नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। अगर आप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के ऑब्जेक्टिव्स देखें तो इसमें आप देख सकते हैं, एक है टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देखें टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ अनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, एडोलसेंट गर्ल्स एंड वुमेन, ये भी सही है। जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हमें कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स को प्रमोट करना है या कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स अनपॉलिश्ड राइस को प्रमोट करना है। आप ये देख सकते हैं नेशनल मिशन न्यूट्रिशन मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था और इसमें मेनली अवेयरनेस जनरेट करनी थी फॉर माल न्यूट्रिशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, प्लस इंसिडेंस ऑफ अनीमिया को कम करना था। तो इसमें जो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है, इसका आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। इसके बाद अभी हमने ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करें। अब लास्ट हम इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी काफ़ी न्यूज़ में थी, तो इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट था इट डिसाइड्स आरबीआई's बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ये बिल्कुल सही है क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही डिसाइड करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ये एक 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई है और ये हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, ये गलत है क्योंकि पहली बात तो ये 6 मेंबर बॉडी है, इसमें गवर्नर ऑफ आरबीआई है बट ये 12 मेंबर की बजाय 6 मेंबर बॉडी है और ये हर 4 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर फंक्शन करती है, ये भी गलत है। ये गवर्नर ऑफ आरबीआई के अंडर फंक्शन करती है, वो इसके चेयरमैन है। तो इसका आंसर है 1 ओनली। आप देख सकते हैं ये आरबीआई की बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है, 6 मेंबर बॉडी है, हर 4 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है एंड आरबीआई गवर्नर की चेयरमैनशिप के अंडर ये फंक्शन करती है। फिर ये एक चीज़ न्यूज़ में थी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017। तो पहली बात तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो था उसका मेन एम था कि हम न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशंस आइडेंटिफाई करेंगे फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आवर कंट्री। तो इसका आंसर जो है सिर्फ 2 है, 1 एंड 3 बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है क्योंकि अगर आप देखें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इसको डिजिटल इंडिया
को बिल्ड करने के लिए मेनली ये लॉन्च किया गया था। ये 36 आवर्स नॉन स्टॉप डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपटीशन था, जिसमें कि काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसका मेन एम था इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस बनाना फॉर प्रॉब्लम्स पोस्टेड बाय डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज़ 2 ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें कि इनमें से कौन सी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स निकालती है, ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन था रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम, जो कि न्यूज़ में रहता है जनरली, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल चैनल्स। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम जो है वो स्किल सर्टिफिकेशन उन यूथ के स्किल सर्टिफिकेशन के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी किसी ट्रेडिशनल चैनल से स्किल्स एक्वायर कर रखी हैं। तो इसका आंसर है ए, दैट इज सर्टिफाइंग स्किल्स acquired by workers through traditional channels. नेक्स्ट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यूपीआई से रिलेटेड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? तो इसके बाद हमें मोबाइल वॉलेट्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो मेन पर्पस था वो इन तीनों में से कौन सा था? तो ये एक तो था कि हमें क्रेडिट प्रोवाइड करना है स्मॉल बिजनेस यूनिट्स के लिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड था टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये भी सही स्टेटमेंट है। एंड थर्ड था टू एंकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस इन रूरल एरियाज, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आंसर है 1, 2 एंड 3, दैट इज़ डी। इसके बाद अगर हम देखें कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम, ये भी करंट में था। इकोनॉमी में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो मेनली करंट ओरिएंटेड पूछे हैं। तो आप ये देखिए, ई नाम जो था वो एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल था फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। सेकंड, इट प्रोवाइड्स फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमेंसरेट विद क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस, ये भी सही है। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और ये फार्मर्स को हेल्प करेगा नेशन वाइड मार्केट को एक्सेस करने में। तो इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि एगमार्क जो है वो एफएओ नहीं इशू करता, वो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन इशू करता है। उसके बाद एनपीएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। पहली बात तो एनपीएस जो है एनआरआईज भी एनपीएस के अंडर रजिस्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि रेसिडेंट इंडियंस ही सिर्फ कर सकते हैं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन था कि पर्सन्स ऑफ एज 21 to 55 ये कर सकते हैं, ये भी गलत है क्योंकि ये 60 ईयर्स है। इसके बाद अगर हम देखें कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो इसमें आर्म फोर्सेस लिखा हुआ है, ये गलत है। इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस, ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर होगा सी, कि सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड ये चीज़ न्यूज़ में थी कि ये टर्म जो है ये किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था? ये था सोलर पावर प्रोडक्शन इन आर कंट्री। इंडिया में सोलर पावर प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविज़न दिया था कि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट अगर उसमें ज़्यादा होगी तो उनके प्रोक्योरमेंट को गवर्नमेंट प्रमोट करेगी। तो ये इसका आंसर होगा डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन आर कंट्री। इसके बाद ये 2 स्टेटमेंट्स थे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखें कि टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ है लास्ट डिकेड में, ये बिल्कुल सही है। लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई है, टैक्स रेवेन्यू एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज़ हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में था कि फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये भी इंक्रीज़ हुआ है, ये गलत है। फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हुआ है स्टेडीली इन लास्ट 1 डिकेड। इसका आंसर है ए, दैट इज़ 1 ओनली। उसके बाद कुछ स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जैसे कि विद्यांजलि योजना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विद्यांजलि योजना का मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्राइवेट सेक्टर से बाकी कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका आंसर है 2 ओनली, दैट इज़ इंक्रीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट स्कूल्स बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद ये क्वेश्चन था रिलेटेड टू उन्नत भारत अभियान, ये भी स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था। और उन्नत भारत अभियान का तो मेन एम ही यही था कि वो इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन को कनेक्ट करेगा विथ लोकल कम्युनिटीज़ टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यही इसका मेन एम था उन्नत भारत अभियान का। इसके बाद जीएसटी, ये काफ़ी न्यूज़ में था। जीएसटी
इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे कि व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एडवांटेज, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था कि ये मल्टीपल टैक्सेस को रिप्लेस करके और मल्टीपल अथॉरिटीज़ को रिप्लेस करके ये एक सिंगल मार्केट बना देगा इंडिया में। ये बिल्कुल सही है। इसका मेन एम यही है कि सारे मल्टीपल टैक्सेस जो भी इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको काफ़ी सारे मल्टीपल टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक वन टैक्स बनाया है जीएसटी। सेकंड था कि इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस सीएडी। ऐसा कह नहीं सकते डायरेक्टली कि ये ड्रास्टिकली सीएडी को रिड्यूस कर देगा। ये ज़रूर है कि जीएसटी के बाद इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं, बट ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा सीएडी को, करंट अकाउंट डेफिसिट को, और ये इनॉर्मसली इंक्रीज़ कर देगा ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी और इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा, ये भी डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो इसका आंसर होगा वन ओनली, दैट इज़ ए। उसके बाद ये भी इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि लिबरलाइजेशन जो इंडिया की इकोनॉमी का हुआ है 1991 के बाद, जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे, उनमें से उस रिफॉर्म्स के बाद इन चारों में से कौन सी चीज़ हुई है। तो अगर हम देखें एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ है, ये गलत है, इंक्रीज़ नहीं हुआ है। इनफैक्ट सर्विस सेक्टर का शेयर इंक्रीज़ हुआ है। शेयर ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड ये इंक्रीज़ हुआ है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया है, लिबरलाइज़ कर दिया है, तो ट्रेडिंग जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडिया का बड़ा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एफडीआई इनफ्लो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि हमने लिबरलाइज़ किया है इकॉनमी को, एफडीआई इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, ओपन इकोनॉमी पर ग्रेजुअली हम मूव कर रहे हैं। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ हुए हैं। डेफिनेटली अगर एक्सपोर्ट्स बूस्ट हुए हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंक्रीज़ होंगे। तो इसका आंसर 2, 3 एंड 4 है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। एनपीसीआई ये ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी न्यूज़ में थी। भीम ऐप एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, यूपीआई एनपीसीआई ने लॉन्च किया है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई ने लॉन्च किया है। तो एनपीसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, ये बिल्कुल सही है। और एनपीसीआई ने ही रुपए जो पेमेंट गेटवे सिस्टम है, जो इंडिया का ओनली पेमेंट गेटवे है, वो एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड 2। एनपीसीआई जैसा कि मैंने कहा ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है रिटेल पेमेंट सिस्टम्स को बूस्ट करने के लिए। रुपए ये एक इंडियन डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम है जो कि एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। उसके बाद वापस एक ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का मेन एम क्या था। उसका मेन एम था कि ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स को चेक करना। ये इसका आंसर होगा 3 ओनली। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्सपैंड करना कल्टिवेबल एरिया अंडर इरिगेशन, ये इसका एम नहीं है। इसके बाद इनेबलिंग बैंक्स टू एक्सेस क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स, ये भी इसका एम नहीं है। इसका सोल एम जो था वो इस सॉइल हेल्थ कार्ड में क्रॉप वाइज रिकमेंडेशंस होंगी न्यूट्रिएंट्स की और फर्टिलाइजर्स की, जिससे कि फार्मर्स बिल्कुल राइट यूज़ कर सके इनपुट्स का और ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स नहीं हो। तो इसका आंसर है बी, दैट इज़ 3 ओनली। इसके बाद ये क्वेश्चन था नेशनल करियर सर्विस से रिलेटेड। नेशनल करियर सर्विस एक इनिशिएटिव है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का इनिशिएटिव है। नेशनल करियर सर्विस इसको लॉन्च किया गया है मिशन मोड में टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू अनएजुकेटेड यूथ, ये भी गलत है, ये एजुकेटेड यूथ के लिए है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, डी, दैट इज़ नाइदर 1 नॉर 2। आप देख सकते हैं नेशनल करियर सर्विस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च की है। एंड ये जो नेशनल करियर सर्विस स्कीम का जो एम है मेनली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेटेड यूथ है। तो इसके दोनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट हम देखें कि NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट राइट है। अंडर NSQF a learner can acquire certification for competency only through formal learning। तो ये फॉर्मल लर्निंग के थ्रू ही सर्टिफिकेशन मिल सकता है, ये गलत है क्योंकि अगर आप इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल लर्निंग, किसी भी तरह की लर्निंग हो उसके थ्रू इसमें सर्टिफिकेशन मिल सकता है। आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NSQF इज़ मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल और जनरल एजुकेशन, ये मोबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आप देखें स्पेसिफिक आउटकम्स, इसमें फर्स्ट आउटकम ही NSQF के इम्प्लीमेंटेशन का ये है कि मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसका आंसर है 2 ओनली,
फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये सिर्फ फॉर्मल लर्निंग के थ्रू ही सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, इसमें नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल लर्निंग के थ्रू भी मिल सकता है। फिर ये स्कीम भी काफ़ी न्यूज़ में थी, ये डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन थी। S4A स्कीम ये RBI की एक स्कीम थी, जिसमें कि रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ फेसिंग जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़, ये एक तरह से NPA को कम करने के लिए ये स्कीम RBI ने लॉन्च की थी। इसका आंसर है B। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ, RBI से रिलेटेड ये स्कीम थी और ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन थी। इसमें मेनली फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे बिग प्रोजेक्ट्स या बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज़ का, जिनको ये जेन्युइन डिफ़िकल्टीज़ हो रही है लोन को रीपे करने में। नेक्स्ट ये भी चीज़ न्यूज़ में थी, NIIF, ये बजट में मेंशन था। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक ऑर्गन है नीति आयोग का, ये बिल्कुल गलत है, ये रादर सेबी के अंडर है। ये एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2 है और ये सेबी के अंडर है, ये नीति आयोग के अंडर नहीं है। इसमें 4 लाख करोड़ का कॉर्पस है, ये भी गलत है, क्योंकि इसमें 4 लाख करोड़ का कॉर्पस नहीं है, रादर ये 40,000 करोड़ का कॉर्पस है। ये लास्ट ईयर बजट 2015 में मेंशन था। NIIF ये उस बजट के अकॉर्डिंग सेटअप की गई थी। ये एक फंड ऑफ फंड है और इसको कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में रखा गया है और ये सेबी के अंडर आता है, ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है। तो इसका आंसर होगा नाइदर 1 और 2, D। तो ये हमने डिस्कस करे इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस एंड टेक से रिलेटेड एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं। बाकी के IR, पॉलिटी, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट 2 में डॉक्टर महिपाल सिंह ने डिस्कस करे हैं। थैंक यू।